इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जो अपने बॉस के साथ मार्केट में चल रही होती है और चलते चलते उसकी नजर एक मणि की तरफ पड़ती है और कहती है इस मणि का कलर बिल्कुल आपकी आंखों की तरह है। और वो इसे देखकर कुछ फील कर रही है, लेकिन वो फीलिंग क्या है वो नहीं समझ पाती। लेकिन अफसोस ये सब कुछ एक सपने में हो रहा था। वो बिस्तर से उठती है और एक लेटर लिखती है, मिस्टर गिलबर्ट, आज मुझे पूरे 120 दिन हॉस्पिटल में हो चुके हैं और अब मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और मुझे वापस से मेरी पोस्ट में डाल दिया जाए। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और उसके लेटर को बिल्कुल पंछी बन उड़ती फिरूं मस्त गगन में के जैसे उड़ा ले जाता है। और वॉयलेट की पहचान लोगों के सामने ऐसी थी कि उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है। वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह है, क्योंकि वॉयलेट सिर्फ ऑर्डर्स पर काम करती थी। अगर कोई आदमी उसे ऑर्डर दे कि इस आदमी को मारना है तो वो बिना सोचे समझे उस आदमी को मार देती थी। और फिर एक आदमी हॉजिंस जो कि वॉयलेट से मिलने हॉस्पिटल आया होता है और जैसे ही वॉयलेट के रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि वॉयलेट नीचे गिरी हुई है और उससे पूछता है कि वॉयलेट तुम ठीक तो हो ना। लेकिन वॉयलेट का पहला ही क्वेश्चन रहता है कि मिस्टर गिलबर्ट कहाँ हैं, क्या वो भी तुम्हारे साथ आए हैं? और वो पूछती है कि मेजर गिलबर्ट ठीक तो है ना, क्या वो मर गए हैं? लेकिन हॉजिंस बताता है कि नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल में मेजर गिलबर्ट मर चुके होते हैं। लेकिन वॉयलेट इस बात से अनजान रहती है और हॉजिंस वॉयलेट से पूछते हैं कि जब मैं यहाँ आ रहा था तब तुम क्या कर रही थी? और वॉयलेट उन्हें बताती है कि मैं मेजर गिलबर्ट को ही लेटर लिख रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि अगर मैं पेन एंड पेपर का यूज करूंगी, कुछ ना कुछ लिखूंगी, तो मेरी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। लेकिन एक बार फिर वॉयलेट उनसे पूछती है कि मेजर गिलबर्ट कहाँ हैं, कैसे हैं, वो ठीक तो है ना? ये सुन के हॉजिंस थोड़ा डर जाता है और वो कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ आया हूँ, उन्होंने तो मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और वॉयलेट कहती है भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेजर गिलबर्ट जिंदा हैं। हॉजिंस उससे कहता है कि शुक्र है, कम से कम तुमने मुझे पहचाना तो सही। और वॉयलेट कहती है हम 2 बार मिल चुके हैं, एक ट्रेनिंग के टाइम पे और एक वॉर से ठीक 1 दिन पहले। और एक बार फिर वॉयलेट मेजर गिलबर्ट के बारे में पूछती है कि मैं उनके साथ कब वापस से रिग्रुप होंगी। हॉजिंस कहता है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम ड्रेसअप हो जाओ जल्दी से क्योंकि हमने निकलना भी है। और नर्स वॉयलेट का सारा सामान पैक करके ले आते हैं। लेकिन वॉयलेट अपने सामान के अंदर अपनी ग्रीन कलर की एमरल्ड मणि को ढूंढने लग जाती है और बहुत ढूंढने के बाद जब उसे अपनी एमरल्ड ग्रीन मणि नहीं मिलती तब वो नर्स से पूछती है कि मेरी मणि कहाँ है? और नर्स कहती हैं कि हमें आपकी साइड से यही सारा सामान मिला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और वो कहती है कि मेजर ने उसे गिफ्ट के तौर पे ये मणि दी थी और जब तक वो उसे ढूंढ नहीं लेती तब तक वो यहाँ से नहीं जाने वाली। हॉजिंस उसका हाथ पकड़ता है और कहता है जो भी हो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ये तुम्हारे मेजर के ऑर्डर्स हैं। हम एक वॉर का फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ मेजर गिलबर्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो मरने की हालत में वॉयलेट से कहते हैं वॉयलेट, मैं चाहता हूँ कि तुम खुल के जीना, यही मेरी दिली इच्छा है। सभी लाइडन पहुंच जाते हैं। हॉजिंस वॉयलेट को बताता है कि मेजर गिलबर्ट हमेशा से तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचते थे और खुद के मरने के बाद वॉयलेट की देखभाल करने के लिए वो उसे एवरगार्डन फैमिली को सौंप देता है। और हॉजिंस उसे एवरगार्डन फैमिली के घर ले जाता है और अंदर जाके वो सब चाय पीते हैं। तो हॉजिंस बताता है कि हमारा युद्ध पूरे 4 साल चला। और वॉयलेट जब चाय का कप उठाती है तो उसका हाथ इतना कांप रहा होता है कि उसकी सारी चाय उसके हाथ में गिर जाती है। लेकिन पता चलता है कि उसके हाथ युद्ध में कट गए थे और ये जो हाथ हैं वो सिल्वर के हैं। ये देख के मिस एवरगार्डन उसे अपने ग्लव्स देती है पहनने के लिए और दोनों हॉजिंस और मिस एवरगार्डन उसकी तारीफ करते हैं कि ये ग्लव्स तुम पर अच्छे लग रहे हैं। मिस एवरगार्डन उससे कहती हैं वॉयलेट बेटा, इसे अपना ही घर समझो। और वॉयलेट उससे कहती है कि मेरी आज तक बचपन से कोई भी फैमिली नहीं रही है, तो मुझे नई फैमिली भी बिल्कुल नहीं चाहिए। मेजर गिलबर्ट ही चाहते हैं कि तुम इस फैमिली में रहो और एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जियो। ये कह के हॉजिंस बाहर आ जाता है, लेकिन वॉयलेट उसके पीछे पीछे आ जाती है और पूछती है कि क्यों गिलबर्ट चाहते कि मैं इस फैमिली में रहूं? ओह, तो शायद इसलिए कि मेरे हाथ कट चुके हैं कि अब मैं उतने अच्छे से लड़ नहीं पाऊंगी, यही ना? और कहती है कि मैं कुछ टाइम ट्रेनिंग करूंगी ना, मैं फिर से एक अच्छा योद्धा बन जाऊंगी। लेकिन हॉजिंस कहता है कि वॉर खत्म हो चुकी है। वॉयलेट कहती है तो ठीक है, अगर उन्हें मेरी जरूरत नहीं है तो एक काम करो, मुझे मार दो और मुझे जमीन में गाड़ दो। और ये सुन के हॉजिंस उसे अपने साथ ले जाता है और बताता है कि उसने एक नया बिजनेस ओपन किया है घोस्ट राइटिंग का। जो लोग लिख नहीं पाते उनके बिहाफ में हम लोग लेटर को लिखते हैं। और हॉजिंस उसे एक पोस्टमैन के साथ काम पर लगा देता है और वॉयलेट जैसा कहो वो वैसा काम कर देती थी, बिल्कुल रोबोट की तरह। हॉजिंस पूछता है कि मेजर गिलबर्ट ने आपको लास्ट टाइम क्या ऑर्डर दिए थे? वो कहती है उन्होंने कहा कि खुल के जीना और साथ ही ये भी कहा और इसके बाद उसे याद नहीं। और अगले दिन एक आदमी लेटर लिखवाने ऑफिस आता है
और वो लेटर में लिखवाता है कि तुम ही वो पहले इंसान थे जो मेरी जिंदगी में इतने अच्छे से रहे और तुम मेरे लिए इस दुनिया से भी बढ़कर हो। और लिखता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या फील करती हो, भले ही हम दोनों दूर हों, लेकिन आई लव यू। और यहाँ हर एक शब्द वॉयलेट अपने और मेजर के साथ रिलेट करने लगती है और वो ये जानती थी कि ये वर्ड उसने कहीं ना कहीं पहले जरूर सुना हुआ है। फिर हम देखते हैं जब गिलबर्ट मरने वाला होता है, वॉयलेट के दोनों हाथ कटे होते हैं, लेकिन फिर भी वॉयलेट चाहती है कि वो उसे मुंह से पकड़कर खींचकर बचा सके। गिलबर्ट कहता है, बस बहुत हुआ वॉयलेट, मैं चाहता हूँ कि तुम खुल के जीना, और आई लव यू। कहानी 4 साल पीछे जाती है, जहां हमें पता लगता है कि गिलबर्ट के बड़े भाई ने गिलबर्ट को वॉयलेट को एक गिफ्ट के तौर पे दिया था और कहता है कि इससे कोई भी काम करा लेना बिना दया दिखाए। प्रेजेंट टाइम में आए तो वॉयलेट अब टाइपराइटर भी सीख चुकी है। ये लड़की कैटलिया जो उसी ऑफिस में काम करती है और वो वॉयलेट से कहती है, अरे वाह, तुमने तो बड़ा ही इंप्रेसिव काम किया है। लेकिन वो कहती है कि मैंने इंप्रेसिव काम नहीं किया, ये जो वेपन है वो इंप्रेसिव है। और असल में वो टाइपराइटर को वेपन कहती है क्योंकि उसका जो माइंडसेट है वो मिलिट्री वाला होता है। वॉयलेट हॉजिंस के पास जाती है और वो कहती है कि मुझे मेजर गिलबर्ट का एड्रेस दे दो, मुझे उनको एक रिपोर्ट लिखनी है। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हूँ घोस्ट राइटिंग की। और हॉजिंस कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं भेज दूंगा उनको। और बात घुमा के कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। और अभी वॉयलेट एक प्रोफेशनल घोस्ट राइटर नहीं बनी है क्योंकि वो सिर्फ उतना ही लिखती है जितना कस्टमर उसको बताते हैं। वो अपने एंड से कोई चीजें, कोई इमोशंस एक्स्ट्रा जोड़ के नहीं लिखती है। और फिर एक दिन ऑफिस में एक लड़की आती है और वो कहती है कि मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया है तो मुझे रिटर्न में एक रोमांटिक लेटर लिखना है, क्या तुम मेरे लिख दोगे? और एरिका थोड़ा हेजिटेट करती है तो वो वॉयलेट से लिखवा लेती है और वो कहती है कि मुझे उसके लिए कोई खास फीलिंग्स नहीं है और ना ही वो इतना खास लड़का है, बस मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पीछे पड़े। कुछ दिनों बाद वो लड़की वापस से ऑफिस में आती है और बहुत ही गुस्से में वॉयलेट से कहती है कि तुमने ये क्या लेटर लिखा है, एक बार अपने मुंह से इसको पढ़ो। और वॉयलेट ने लिखा होता है कि मैंने आपका लेटर पढ़ा, लेकिन मुझे आपके लिए कोई खास फीलिंग्स नहीं है, ना ही आप सिंसियर हैं और ना ही मुझे आपकी तरफ अट्रैक्शन होता है। अपने दिमाग में रखो कि मैं एक हाई क्लास औरत हूँ और तुम तभी वापस ट्राई करना जब तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे और गिफ्ट्स हो। और वॉयलेट जब बाहर जाती है तो उसे सेम टू सेम मेजर गिलबर्ट की तरह एक आदमी दिखाई देता है, लेकिन वो मेजर गिलबर्ट नहीं होता है। घोस्ट राइटर की एक मेंबर आइरिस हॉजिंस से कहती है कि वॉयलेट किसी काम की नहीं है और कंपनी वैसे भी इतने लॉस में चल रही है, एक काम करो वॉयलेट को जॉब से निकाल दो। लेकिन ये सब एरिका और वॉयलेट सुन लेते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉयलेट का लुक पूरा चेंज हो चुका है। कैटलिया और हॉजिंस दोनों काफी खुश हो जाते हैं और हॉजिंस उसे एमरल्ड ग्रीन ब्रोच देता है और कहता है कि इस मणि को लाने में थोड़ा देरी हो गई। और उसे देख के वॉयलेट काफी ज्यादा खुश और इमोशनल हो जाती है और कहता है कि किसी ने इसे तुमसे चुरा के ब्लैक मार्केट में बेच दिया था। और असल में हॉजिंस अपनी पूरी कमाई इसे खरीदने में लगा देता है। और एक रात डिनर करते वक्त कैटलिया हॉजिंस से पूछती है गिलबर्ट के बारे में। हॉजिंस कहता है कि वो मेरा बचपन का दोस्त था जो कि अब कभी वापस नहीं आने वाला। वॉयलेट हर रात उस मणि को पकड़कर सोती है क्योंकि वो गिलबर्ट की एक निशानी है। वॉयलेट अब डॉल बनने के लिए ट्रेनिंग स्कूल जा चुकी है और डॉल उन लड़कियों को कहा जाता है जो प्रोफेशनली घोस्ट राइटिंग करती हैं। और टीचर बताती है कि जब भी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तब आपको ये पिन देखने को मिलेगा, जिससे आपको जॉब के टाइम पे काफी हेल्प होगी। टीचर उन्हें समझाती है कि डॉल बनने के लिए सबसे मेन चीज है स्पीड। क्लाइंट जिस स्पीड में आपसे बातचीत कर रहा है उसी स्पीड में आपको जो लेटर लिखना होता है। और सभी बच्चे टाइपिंग में लग जाते हैं, लेकिन वॉयलेट चुपचाप बैठी रहती है और टीचर उसके पास आती है और कहती है कि वॉयलेट क्या हुआ, तुम टाइपिंग क्यों नहीं कर रही? वो कहती है कि मैम आपने मुझे बताया ही नहीं कि किस स्पीड में मुझे टाइप करना है। ये सुन के मैम थोड़ा शॉक हो जाती है और वो कहती है वॉयलेट से कि अच्छा ठीक है, चलो एक काम करो, 200 कैरेक्टर्स पर मिनट टाइप करो। और वॉयलेट फटाफट टाइप करके उसे कंप्लीट भी कर देती है। फिर लंच टाइम में लुकुलिया और वॉयलेट थोड़ा जान पहचान करके दोस्ती कर लेते हैं। लंच के बाद टीचर ग्रेड्स दिखाती है और वॉयलेट ने सभी में टॉप किया होता है। और अगले दिन पेयर्स में घोस्ट राइटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। लुकुलिया और वॉयलेट का पेयर बनता है और लुकुलिया लेटर लिखवाती है वॉयलेट से अपने माँ बाप के लिए। लेकिन जब ये लेटर उसकी टीचर देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है हम इसे लेटर कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर इमोशंस ही नहीं है। और अब ग्रेजुएशन डे आ जाता है और लगभग सभी को वो पिन मिल जाता है सिवाय वॉयलेट के। और ये बात वो हॉजिंस को बताती है कि मुझे वो पिन नहीं मिला, लेकिन हॉजिंस कहता है कि कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी वो सोचती है कि अगर मुझे पिन मिलना ही नहीं था तो मैं यहाँ आई क्यों, और खुद से कहती है कि मैं अब भी लोगों को नहीं पढ़ पा रही हूँ। और एक दिन लुकुलिया वापस से वॉयलेट से मिलती है और वो उससे कहती है क्या तुम हमेशा मेजर गिलबर्ट की ही बातें करते रहती हो?
अच्छा चलो बताओ, तुम क्या लिखना चाहती हो उन्हें लेटर में? और पूरा समय चुपचाप ऐसे ही बर्बाद हो जाता है और आखिरी में वो कहती है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं उन्हें क्या लिखूंगी। लुकुलिया उसे सवाल करती है कि अच्छा बताओ कि तुम डॉल क्यों बनना चाहती हो? और वॉयलेट कहती है कि मैं बस आई लव यू का मतलब जानना चाहती हूँ। और ऐसे ही बातों में लुकुलिया उसे अपने पास्ट के बारे में बताती है। वो कहती है मेरा भाई भी वॉर में गया था और उसके माँ बाप बिजनेस के लिए हार्डे गए हुए थे, लेकिन हार्डे में वॉर के चलते उसके माँ बाप मर जाते हैं। वॉर खत्म होने के बाद उसका भाई आता है और वो देखता है कि उसके माँ बाप मर चुके हैं और वो खुद को दोषी मानने लग जाता है और रिग्रेट करता है, जिससे उसका मानसिक संतुलन थोड़ा खराब हो जाता है और वो दारू और नशा करने लग जाता है। वो कहती है भले ही मेरे माँ बाप मर चुके हैं लेकिन मेरा भाई तो जिंदा है, और इसी बात को लेकर वो खुश है और कहती है मैं हमेशा से अपने भाई को थैंक यू कहना चाहती हूँ लेकिन कभी कह नहीं पाई। और ये चीज वॉयलेट को हिट कर जाती है। लुकुलिया के बिहाफ में उसके भाई को एक लेटर लिखती है। उस पर लिखा होता है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरा भाई अभी भी जिंदा है और हमेशा मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। और ये पढ़ के उसका भाई काफी इमोशनल हो जाता है और ये लेटर लेके लुकुलिया वॉयलेट के साथ ऑफिस रूम जाती है। और टीचर जब इसका लेटर देखती है वो काफी इम्प्रेस हो जाती है और वो वॉयलेट को पिन भी दे देती है। और यहाँ से वॉयलेट की एक अच्छी डॉल बनने की शुरुआत हो गई थी। और फिर दोनों भाई बहन उस टावर में जाते हैं जहाँ वो बचपन में भी जाया करते थे और लुकुलिया वॉयलेट से थैंक यू कहती है। और एक दिन ऑफिस में आयरिस को एक होम रिक्वेस्ट आती है कजाली नाम की जगह से, और क्लाइंट का नाम होता है सोरा फ्लोरिड। और वो कजाली नाम सुनते ही कहती है कि ये तो मेरा होम टाउन है। वो काफी एक्साइटेड हो जाती है और एक्साइटमेंट के चक्कर में ही गिर जाती है और उसका हाथ टूट जाता है। वॉयलेट भी उनके साथ कजाली चले जाती है और वो दोनों वहां पहुंचते हैं एंड सभी उनका वेलकम करते हैं, उसके मम्मी पापा, उसके अंकल आंटी और पूरा परिवार। और वो बताती है कि सोरा फ्लोरिड तुम्हारी परदादी है तो उन्हीं का नाम यूज करके हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। और ये सुन के वॉयलेट थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि ये रूल्स के खिलाफ है और हमें अभी जाना होगा। और उसके घर वाले उसे समझाते हैं और मामला शांत हो जाता है। आयरिस की माँ आती है और वो वॉयलेट से कहती है कि आयरिस का बर्थडे आ रहा है तो हम एक इनविटेशन लेटर बनाना चाहते हैं। वॉयलेट कहती है कि ठीक है, आप मुझे लिस्ट दे दो। उसकी माँ वॉयलेट को लिस्ट देती है। आयरिस वहाँ आती है और गौर से लिस्ट को देखती है और एनालाइज करती है कि इसके अंदर बहुत सारे लड़कों को उसके बर्थडे पार्टी में इन्वाइट किया गया है। वो अपनी माँ से पूछती है कि मेरे बर्थडे पार्टी में इतने सारे लड़कों को क्यों इन्वाइट किया गया है। वो कहती है आयरिस बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी भी तो करवानी है। और आयरिस एक नाम पर गौर करती है और वो देखती है एमॉन स्नो नाम का, और वो वॉयलेट से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसे इनवाइट मत करना। और अब बर्थडे पार्टी आ जाती है और आयरिस को वो लड़का एमॉन स्नो दिख जाता है और वो वॉयलेट से पूछती है कि तुमने इसे इनवाइट क्यों किया जब मैंने तुम्हें मना किया था। तो वॉयलेट कहती है कि मैंने तुम्हारी मम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, उसे इनवाइट कर लो, तो मैंने कर दिया। और आयरिस अपनी माँ और वॉयलेट से इतना नाराज हो जाती है कि वो वहां से भाग जाती है और पूरी बर्थडे पार्टी खराब हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वॉयलेट जब उसे कमरे में जाती है तो वो रो रो कर कहती है कि इसने मुझे बचपन में रिजेक्ट किया था और मैं नहीं चाहती थी कि ये मेरे बर्थडे पार्टी में आए। वॉयलेट कमरे से बाहर आती है और उसके माँ बाप को सब कुछ बता देती है और ये सुन के उसके मम्मी पापा उसके कमरे में आ जाते हैं, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो रो रो कर वॉयलेट से कहती है कि तुम कभी किसी की फीलिंग्स नहीं समझती हो। वो कहती है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ फीलिंग को समझने की, लेकिन मेरे लिए ह्यूमंस की फीलिंग समझना बहुत मुश्किल है। और आयरिस से माफी मांगती है और फिर आयरिस उसे एमॉन स्नो के बारे में बताती है कि हम बचपन से ही साथ पढ़े हैं और ये मुझसे हमेशा से अच्छे तरीके से बात करता था तो मैं भी इसको पसंद करने लगी थी। और कहती है कि मुझे लगा हमारी फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचता होगा, इसलिए मैंने उसको प्रपोज कर दिया। मैंने कहा आई लव यू एमॉन, लेकिन वो इससे कहता है सॉरी, मैं तुम्हें सिर्फ एक फ्रेंड की तरह देखता हूँ। और ये सुन के आयरिस का दिल टूट जाता है और इसी चक्कर में इसने अपने गांव को छोड़ा और लाडेन चलेगी एक डॉल बनने। और यहाँ भी इस कन्वर्सेशन में वॉयलेट को बस आई लव यू समझ में आया और वॉयलेट आयरिस को बताती है मेजर के आई लव यू के बारे में। वो कहती है कि मेजर ने मुझे भी आई लव यू बोला था। और ये बातें सुन के आयरिस थोड़ा थोड़ा वॉयलेट को समझने लगी थी और आयरिस वॉयलेट से कहती है क्या तुम मेरे लिए एक अपॉलॉजी लेटर लिखोगी क्या, क्योंकि मुझे सबसे माफी मांगनी है। और वो एक लेटर अपने माँ बाप के लिए भी लिखती है और ये लेटर जब उसके पेरेंट्स रिसीव करते हैं तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और अब इन्होंने वापस जाना होता है तो उसके मॉम डैड वहां आते हैं, उसे बर्थडे विश करते हैं, उसे गिफ्ट में बुके देते हैं और उन्हें बाय बोल के हैप्पी जर्नी बोल देते हैं। ट्रेन में वॉयलेट उससे पूछती है कि ये कौन से फ्लावर्स हैं जो तुम्हारे घर वालों ने दिए हैं। वो कहती है कि आयरिस फ्लावर्स इसी जगह पर उगते हैं
और जब ये फूल खिलते हैं उसी महीने में मैं पैदा हुई थी, इसीलिए मेरे घर वालों ने मेरा नाम आइरिस रख दिया। और वॉयलेट को कुछ हिट होता है। जब वो पहली बार मेजर गिलबर्ट से मिली थी तब गिलबर्ट ने उससे पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, और वॉयलेट का कोई नाम नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप रहती है। लेकिन फिर मेजर गिलबर्ट एक वॉयलेट कलर के फूल को देखता है और कहता है आज से तुम्हारा नाम वॉयलेट। और यहीं से हम जानते हैं कि वॉयलेट का नाम आखिर वॉयलेट कैसे पड़ा। हॉजिंस एक मिलिट्री ऑफिसर से मिलता है, वो उसे बताता है कि नॉर्थलैंड के गर्दारी एम्पायर के कुछ फोर्सेस हैं जो कि शांति को नहीं मानते, और ये भी बताते हैं कि साउथ में एक किंगडम है, वहाँ 2 कंट्रीज हैं, द्रोसेल और फ्लूगल, जो कि एक दूसरे के दुश्मन हैं, और इनमें शांति बनाने के लिए वहाँ एक शादी रची जा रही है ताकि उन दोनों के बीच में लड़ाई ना हो और शांति का माहौल बन सके। वॉयलेट भी द्रोसेल में है क्योंकि वो अब अच्छे लेटर्स लिखना सीख चुकी है, और यहाँ वॉयलेट एक प्रिंसेस से मिलती है जिसकी शादी फ्लूगल किंगडम के प्रिंस से होने वाली है। और फिर प्रिंसेस वॉयलेट से पूछती है कि तुम्हारी एज कितनी है, और वॉयलेट बताती है कि मैं 14 साल की हूँ, और प्रिंसेस भी सेम एज की होती है, 14 साल की। और वो वॉयलेट से कहती है कि मेरे और प्रिंस के बीच में 10 साल का गैप है, वो 24 ईयर्स के हैं और मैं 14 साल की, और पूछती है कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और वॉयलेट कहती है नहीं नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्रिंसेस कहती है कि अगर 2 लोग के बीच में लव ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्या। और वॉयलेट जैसे ही लव वर्ड सुनती है वो चुप हो जाती है और कहती है मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। वॉयलेट एक लेटर लिखती है प्रिंसेस के बिहाफ में। द्रोसेल की एक खास बात यह है कि यहाँ पर पब्लिक लव लेटर्स चलते हैं, मतलब कोई भी आपके लव लेटर्स को देख सकता है, उन्हें पढ़ सकता है कि आपके बीच में क्या क्या बातें चल रही हैं। और अब लेटर एक्सचेंज हो रहे हैं और दोनों तरफ खुशी का माहौल है। लेकिन प्रिंसेस ये सोचती है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब कुछ गलत हो रहा है और उसे कुछ भी सही नहीं लगता। वो कहती है अब मेरी शादी हो जाएगी, और उसकी मेड जिसने उसे उसकी माँ की कोख से निकाला होता है उसे देखकर कहती है कि अब मैं तुम्हें भी खो दूंगी, और वो इमोशनल होकर कमरे में बंद हो जाती है। और लेटर एक्सचेंज होते रहते हैं इन दोनों के बीच। और एक दिन प्रिंसेस गार्डन में बैठ के वॉयलेट से कहती है ये सब फालतू चीजें हैं जो भी लेटर एक्सचेंज हो रहे हैं इधर से उधर। और वो कहती है कि मैं प्रिंस डेमियन से एक बार मिल चुकी हूँ, वो कभी भी ऐसे बात नहीं करते। कहती है तुम यहाँ से कुछ भी लिख लो, सामने से भी ऐसे ही फॉर्मल रिप्लाईज आएंगे। प्रिंसेस वॉयलेट को बताती हैं कि जब वो 10 साल की थी तब उनके वहाँ एक ऐसी रस्म है जहाँ सारे किंगडम्स के प्रिंस आते हैं और वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो दूसरे किंगडम्स की प्रिंसेस के साथ शादी कर पाएं। और उसे उस टाइम पर बहुत सारे प्रपोजल आ जाते हैं जिससे वो काफी परेशान हो जाती है और दौड़ लगा के एक गार्डन में बैठ के रोने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ प्रिंस डेमियन आ जाते हैं जो उनसे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं, और वो कहते हैं कि रोना बंद करो, मुझे लगा तुम एक सख्त लड़की हो लेकिन तुम भी बाकी लड़कियों जैसी ही हो, ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा। और वो खुलकर रोने लगती है और यहीं से वो प्रिंस डेमियन के प्यार में पड़ जाती है। और प्रिंसेस वॉयलेट से कहती है मैं तो इस शादी के लिए खुश हूँ, क्या वो इस शादी के लिए खुश हैं? क्योंकि इन सब लेटर से तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा क्योंकि ये तो डॉल्स ने लिखे हैं। और फिर कहती हैं कि प्रिंस डेमियन क्या फील करते हैं, मैं बस ये जानना चाहती हूँ। और वॉयलेट ऐसा इंतजाम करती है कि दोनों साइड से हैंड रिटन लेटर्स ही आए, और अब दोनों किंगडम्स की तरफ से रियल लव लेटर्स पब्लिश होते हैं, और अब दोनों प्रिंस और प्रिंसेस अपनी रियल फीलिंग्स को शेयर कर रहे होते हैं, और आसपास के सभी लोग उन लेटर्स को पढ़ते हैं। एक्साइटमेंट में आके उनके लव लेटर्स को पढ़ के उन्हें सलाह देने लग जाते हैं। प्रिंस तुम इतना रूड क्यों हो रहे हो, ऐसे नहीं करते, अच्छे से बात करो प्रिंसेस से। नहीं नहीं प्रिंसेस, यहाँ पर तुम्हारी गलती है, तुम्हें मानना पड़ेगा ये बात। और ऐसे ही उनके बारे में बातचीत करते रहते हैं। एक फाइनल लेटर प्रिंस की तरफ से आता है जहाँ पर वो कहते हैं मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और हमारी मुलाकात वहीं होगी जहाँ मैं तुमसे पहली बार मिला था। रात में वो उसी गार्डन में मिलते हैं जहाँ पर वो पहली बार मिले थे जब वो 10 साल की थी, और फिर वो उसे शादी का प्रपोजल देता है और प्रिंसेस एक्सेप्ट कर लेती हैं। एक दिन वॉयलेट किसी काम के चलते बाहर के ऑब्जर्वेटरी में जाती हैं, और उस ऑब्जर्वेटरी में एक लड़का होता है जिसका नाम लियोन है, जो कि डॉल्स, घोस्ट राइटिंग, इन सब चीजों को पसंद नहीं करता, और वो देखने में काफी डिप्रेस्ड लगता है। और इस ऑब्जर्वेटरी के अंदर 80 डॉल्स और 80 ऑब्जर्वेटरी में काम करने वाले लड़के होते हैं। और फिर इनका मास्टर इनसे कहता है कि सभी लोग पेयर बनाओ। वॉयलेट और लियोन का पेयर बनता है, और अब इनका काम यह है कि जो पुरानी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो जो डैमेज हो चुकी है उन्हें रीराइट करना, जहाँ लड़के उन्हें कमांड देंगे और लड़कियां टाइप करेंगी। और वॉयलेट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो 3 दिन का काम एक ही दिन में कर देती है। लियोन वॉयलेट से कहता है कि हर 200 साल में एक कॉमेट आता है, और इस बार भी वो आने वाला है
3 से 4 दिनों के अंदर। और अगले दिन 2 लड़के वॉयलेट को परेशान कर रहे होते हैं, उसे छेड़ते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं और लियोन के बारे में भी उल्टा सीधा कहते हैं। तुम्हें पता है इसकी माँ कैसी थी? उसकी माँ के बारे में बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता ही अनाथ है। और ये सुन के वॉयलेट उन दोनों से कहती है मैं भी अनाथ हूँ, मैंने भी अपने माँ बाप को कभी नहीं देखा। और ये सुन के वो दोनों लड़के वहाँ से चले जाते हैं और ये सब लियोन वहाँ पास खड़ा सुन रहा होता है। लियोन का रूममेट उसे बताता है कि अगले 4 दिनों में कॉमेट आने वाला है। लंच टाइम में वॉयलेट बाहर अकेली होती है और तभी लियोन वहाँ आता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ कॉमेट देखने चलोगी जो अगले 4 दिनों में आने वाला है? और वॉयलेट उसे हाँ कह देती है और ये सुनकर वो काफी खुश हो जाता है और कॉमेट देखने के लिए वो टेलीस्कोप लेके छत में आ जाते हैं। और लियोन वॉयलेट को अपने माँ बाप के बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरे पापा भी पहले यहाँ काम किया करते थे और मेरी माँ एक डांस परफॉर्मर थी और मेरे पापा अक्सर रेयर बुक्स की खोज में इधर उधर जाया करते थे। और एक दिन ऐसे ही वो एक रेयर बुक की तलाश में गए लेकिन कभी वापस ही नहीं आए। हालांकि उन्होंने 2 साल तक उन्हें ढूंढने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं मिले। और वो कहता है कि मेरी माँ उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मेरी माँ के लिए उनसे बढ़कर कोई चीज नहीं है और इसीलिए वो मुझे भी छोड़कर चली गई। और कहता है कि उसके बाद से मैं अनाथ हो गया। और ये सुन के वॉयलेट का दुख भी बाहर आ जाता है और वो उसे मेजर के बारे में बताती है और लियोन उससे कहता है यू लव मेजर गिलबर्ट। लेकिन तभी कॉमेट आ जाता है और ये बात अधूरी रह जाती है और दोनों साथ में कॉमेट देखते हैं। और अब वॉयलेट का जाने का समय आ गया क्योंकि वो लोग यहाँ सिर्फ 2 हफ्तों के लिए आए थे। और जाते समय लियोन बात करता है वॉयलेट से अपने माँ बाप के बारे में। कहता है कि मैं हमेशा से उनकी वजह से यहाँ पर रहा हूँ कि मैं सोचता था कि कभी मेरी माँ वापस आए। मेरे पापा भी यहीं काम करते थे और मैं भी यहीं काम करूंगा तो शायद कभी एक दिन मेरी माँ वापस आ जाए। पर अब मैं भी एक ट्रैवलर बनना चाहता हूँ बिल्कुल आपकी तरह। मैं भी कॉन्टिनेंट में घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ और शायद कभी हम दोनों वापस मिल जाएं। तभी ट्रॉली वहां आ जाती है, वॉयलेट उसमें बैठकर जाने लगती है। वो थोड़ा हिचकिचाता है और अपने दिल की बात कहता है और कहता है कि कभी अगर किस्मत ने हमें वापस मिलाया तो क्या तुम मेरे साथ वापस से सितारे देखोगी? और वॉयलेट जा चुकी होती है। लियोन रोने लगता है और वो काफी इमोशनल हो जाता है। और अब वॉयलेट एक पॉपुलर घोस्ट राइटर बन चुकी है और उसे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं और उनमें से एक रिक्वेस्ट होती है ड्रामा के अंदर घोस्ट राइटिंग करने की और जिसके लिए वो हाँ बोल देती है। वो वहाँ जाती है एंड वो आदमी उसका वेलकम करता है और वो कहता है कि अंदर आइए। और वॉयलेट देखती है कि उसका पूरा कमरा बिखरा हुआ है। वॉयलेट कहती है कि मैं अपना टाइपराइटर लेके आई हूँ, क्या आपके पास पेजेस हैं? और वो कहता है कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन कहता है कि यहाँ पर पास में ही एक दुकान है, वहाँ आपको पेजेस मिल जाएंगे। और उल्टा वॉयलेट को ही काम बताने लग जाता है। कहता है जब वापसी में आओ तो मेरे लिए ये डिश ले आना। और वॉयलेट को ये देख के काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी घोस्ट राइटर हूँ, ना कि तुम्हारी मेड। लेकिन वो नशे में होता है तो वो चुपचाप सो जाता है। वॉयलेट मार्केट जाके पेजेस एंड डिश बनाने के लिए सामान ले आती है। वॉयलेट के हाथ मैकेनिकल होने के बावजूद भी वो उसके लिए खाना बनाती है और उसे खिलाती है। और रात को वो आदमी अपनी दारू की बोतल ढूंढने लगता है लेकिन वॉयलेट ने वो पहले ही छुपा दी होती है जिससे उनके काम में कोई दिक्कत ना हो। और अगले दिन ड्रामा शुरू होता है और वो वॉयलेट से कुछ हद तक डायलॉग्स लिखवाता है। और कुछ देर बाद वॉयलेट उसके कमरे के अंदर से एक छाता बाहर लेके आती है और पूछती है कि ये क्या है? कहता है कि ये तो बस एक छाता है नॉर्मल सी। और वॉयलेट कहती है कि मुझे ये बहुत पसंद आई। और ये सुन के उसे थोड़ा धुंधली धुंधली मेमोरी याद आने लगती है जिससे वो परेशान होता है और वो कमरे के अंदर चले जाता है। और अंदर कमरे की खिड़की से जब वो बाहर को देखता है वॉयलेट को अम्ब्रेला से ढके हुए, तो उसे सब कुछ याद आने लगता है। उसकी एक बेटी थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वो उठकर बाहर आता है और वॉयलेट के हाथ से छाता को फेंक देता है और कहता है बस बहुत हुआ, अब तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उसे अपनी बेटी की याद आ रही होती है। और वॉयलेट कहती है कि हमारी कहानी का क्या? वॉयलेट कहती है मुझे माफ कर दीजिए अगर मैं आपकी कोई फीलिंग नहीं समझ पाई हूँ। कहता है कि मैं अब नहीं लिखना चाहता कहानी, लेकिन जो कहानी मैंने अपनी बेटी ओलिविया को बताई थी मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। और वो वॉयलेट को अपनी हिस्ट्री बताता है और कहता है कि हम इस जगह में तब आए थे जब इसकी माँ की एक बीमारी से मौत हो गई थी। मुझे मालूम था कि मेरी बेटी अपनी माँ के बिना बिल्कुल अकेली है, लेकिन कभी भी उसने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया, बल्कि वो हर काम में मेरी मदद किया करती थी। और उसकी यादों में हम देखते हैं उसकी बेटी उससे कह रही है पापा क्या मैं इस लेक को पार कर लूंगी इन पत्तों की मदद से? और कहती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ एक दिन मैं जरूर इसके ऊपर चल के दिखाऊंगी। लेकिन जो बीमारी उसकी पत्नी को हुई थी वही सेम बीमारी उसकी बेटी को भी हो जाती है और वो उसे ठीक करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाता है, लेकिन कहीं भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। और डॉक्टर्स आखिरी में कहते हैं कि इसके पास बहुत ही कम समय बचा है। उसके पापा डिसाइड करते हैं कि वो उसका आखिरी समय उसके साथ जंगलों में बिताएंगे। ओलिविया मरने से पहले उस जगह में बहुत खुश थी
और अपनी बेटी के मरने के बाद इसने सारी उम्मीदें खो दी। और ये सुन के वॉयलेट भी बहुत जोर से रोने लगती है और वॉयलेट से कहता है कि चलो हमें आगे की कहानी भी लिखनी है। और उसकी बेटी का जो सपना था लेक के ऊपर चलने का, वो फाइनली वॉयलेट पूरा कर देती है। और ये देख के उसे अपनी बेटी की इतनी याद आती है कि वो फिर से रोने लगता है। अब जाने का समय आ गया था तो दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और गिफ्ट के तौर पे वो वही अम्ब्रेला वॉयलेट को देता है। और शिप में जाते वक्त वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और खुद पर सेल्फ डाउट करने लगती है। सोचती है कि पहले मैं इतने लोगों को मैंने मारा हुआ है और अब मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ, क्या मुझे सच में जीने का हक है? और शिप से नीचे उतरते वक्त उनकी मुलाकात मिस एवागार्डन से हो जाती है और कहती हैं, वॉयलेट तुम कितनी जल्दी बड़ी हो गई, आज तुम्हें ऐसे देख के मेजर गिलबर्ट को मुक्ति मिल गई होगी। और ये सुन के वो शॉक हो जाती है और जल्दी से भाग के हॉजिंस के पास जाती है और उनसे पूछती है, मेजर गिलबर्ट कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? वो जिंदा तो है ना? बताओ। और हॉजिंस उसे सच्चाई बताता है, कहता है कि जहाँ वॉर हुई थी तुम हमें वहाँ बेहोश मिली, लेकिन मेजर गिलबर्ट हमें कहीं नहीं मिले और ना ही हमें उनकी बॉडी मिला तो सिर्फ ये टैग जिस पर उनका नाम लिखा था। ये सुन के वॉयलेट टूट जाती है। वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, वो जिंदा हैं, वो ठीक हैं। और ऐसा कहते कहते वो वहां से भाग जाती है और भागते भागते वो जाती है गिलबर्ट के बड़े भाई के पास और उनसे जाकर पूछती है, मेजर गिलबर्ट कहाँ है? वो कहता है, तुम्हें नहीं पता, वो तो मर चुका है। और वो कहती है कि नहीं, ये सब झूठ है, मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करती। इधर कैटलिया भी हॉजिंस पर गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि तुमने क्यों बताया कि मेजर गिलबर्ट मर चुके हैं, और अब तुम ही जाओ वॉयलेट को ढूंढ के लाओ। फ्लैशबैक आता है जहां पर मिस्टर गिलबर्ट पहली बार वॉयलेट को अपने मेंशन ले गए होते हैं और वॉयलेट बस एक टूल की तरह काम करती है, तो वो मेजर गिलबर्ट को फॉलो करते रहती है। एक सीनियर ऑफिसर वहां आता है और वो कहता है कि इसे भी अपने साथ वॉर में ले जाओ। गिलबर्ट उससे बहस करता है कि नहीं, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकता वॉर में, और इसे लेके उनके बीच में बहस छिड़ जाती है। सीनियर ऑफिसर उसे डांटने लगता है और कहता है ये लड़की बस एक टूल है, और गिलबर्ट उसे अपने साथ वॉर में ले जाता है। और अब गिलबर्ट अपनी आर्मी को समझाता है कि हमारे पास 30,000 सोल्जर्स हैं और उनके पास 60,000 सोल्जर्स, हम उनसे कैसे लड़ेंगे। और कहता है हम 2 ग्रुप में स्प्लिट हो जाएंगे, एक ग्रुप पीछे से अटैक करेगा, एक ग्रुप आगे से अटैक करेगा। वॉयलेट को बोलता है तुम यहीं रहना, हमारे साथ आगे मत आना, लेकिन वॉयलेट भी इनके साथ पीछे पीछे आ जाती है और वहां वॉर स्टार्ट हो जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आ चुकी है जहां वॉयलेट गिलबर्ट के मेंशन में आ जाती है और गिलबर्ट की मेड वॉयलेट को पहचान जाती है क्योंकि वो उसे बचपन से जानती है और मेड से कहती है मेजर गिलबर्ट यहाँ है ना। मेड उसे गिलबर्ट के कब्र में ले जाती है। कब्र में आके वॉयलेट पुरानी चीजें याद करने लगती है क्योंकि मेजर गिलबर्ट ही एक ऐसा आदमी था जिसने उसे लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाया था। और उसे वो दिन याद आता है जब मिस्टर गिलबर्ट ने उसे एमरल्ड ग्रीन ब्रोच गिफ्ट में दिया था और वो कहता है मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे काम के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, बताओ तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। और सामने एक मणि को देखकर कहती है इस मणि का कलर बिल्कुल आपकी आंखों की तरह है। और इस मणि को मेजर गिलबर्ट अपने हाथों से वॉयलेट को पहनाते हैं। एक दिन मेजर गिलबर्ट और वॉयलेट छत में बात कर रहे होते हैं, तभी हॉजिंस वहां आता है। कहता है जब ये वॉर खत्म हो जाएगी, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, तब मैं एक कंपनी खोलूंगा, और क्या तुम मेरे साथ कंपनी में काम करोगे? और गिलबर्ट उसे मना कर देता है। हॉजिंस कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं करोगे तो वॉयलेट तो करेगी ना। गिलबर्ट कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ये बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन ये बात वॉयलेट के दिमाग में रह जाती है और थोड़ी देर बाद वो मेजर से पूछती है मेजर क्या अब आपको मेरी जरूरत नहीं है? क्या अब आप मुझे ऑर्डर देना बंद कर देंगे? कि क्या अब मैं कर्नल हॉजिंस के साथ काम करूंगी? और गिलबर्ट उसे दिलासा देता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अब वॉर का सीन आता है। मेजर गिलबर्ट अपने सभी साथियों को लेके आगे बढ़ता है और एक हॉल में जाता है। पहले तो वहाँ कोई नहीं होता, सब शांत माहौल रहता है, लेकिन अचानक एनिमीज उन पर हमला कर देते हैं और वॉयलेट ये चीज पहले ही सेंस कर लेती है। वो मेजर का हाथ पकड़ती है और वहाँ से ले जाती है। हर तरफ फायरिंग चल रही होती है, सभी लोग लड़ रहे होते हैं और मेजर गिलबर्ट को भी गोली लग जाती है और कुछ देर के बाद लगभग सभी लोग मर चुके होते हैं। केवल मेजर गिलबर्ट और वॉयलेट छत में बचे रहते हैं और मेजर गिलबर्ट हवा में फायरिंग करके अपने साथियों को बताते हैं कि यहाँ सब कुछ एकदम क्लियर है। लेकिन तभी 2 लोग पीछे से आ जाते हैं और वो सीधा मेजर गिलबर्ट की आंख में गोली मारते हैं। ये देख वॉयलेट चिल्लाकर कहती है मेजर। गिलबर्ट को गोली लगते देख वॉयलेट एक एनिमी को मार देती है। वो दूसरे एनिमी को मारने का ट्राई करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जो गन है वो अटक जाती है। लेकिन तब तक वो एनिमी वॉयलेट के एक हाथ में गोली मार देता है और गिलबर्ट उस बचे हुए एनिमी को जैसे तैसे करके मार देता है। लेकिन उसी समय एक बम धमाका होता है और वॉयलेट अपना दूसरा हाथ भी खो देती है।
दोनों बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं, लेकिन वॉयलेट फिर भी अपने मेजर के बारे में सोचती है और वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मेजर, मैं तुम्हें बचा के रहूंगी, मैं तुम्हें इस हालत में मरने नहीं दूंगी, और अपने मुंह से मेजर को खींचने लगती है। गिलबर्ट कहता है बस बहुत हुआ वॉयलेट, तुम्हें जीना होगा, मैं चाहता हूँ कि तुम खुल के जियो, यही मेरी दिली इच्छा है, और आई लव यू। और वो कहती है लव, इसका क्या मतलब होता है? और वॉयलेट एक ऐसी लड़की है जिसे आई लव यू का मतलब भी नहीं पता, लेकिन फिर गरदारी वाले अपने ही कैसल को ब्लास्ट कर देते हैं और वॉयलेट को बचाने के चक्कर में मेजर खुद मर जाते हैं। और फिर एक दिन वो वहां वापस आती है और जमीन को देखकर पत्थर हटाने लगती है, लेकिन फिर हॉजिंस आता है, उसे मनाता है और उसे वापस घर ले जाता है। और घर जाकर वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। और अब वॉयलेट को रात में डरावने सपने भी आने लगते हैं और वो इतना डर जाती है कि वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाती है और अपने हाथों से अपना गला दबाने लगती है, लेकिन यहाँ भी उसके हाथ उसका साथ नहीं देते। वो बंद कमरे में खूब रोती है। और फिर वॉयलेट के लिए एक लेटर आता है, और आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि वॉयलेट के लिए एक लेटर आया है, क्योंकि अभी तक वो दूसरों के लिए लेटर लिखती थी, लेकिन आज पहली बार उसके लिए लेटर आया है। और ये लेटर देने एक पोस्टमैन अंकल आते हैं और वो देखती है कि पोस्टमैन के पास बहुत सारे लेटर्स हैं। वॉयलेट उनकी मदद करने के लिए उनके साथ लेटर डिलीवर करने चली जाती है और कहती है कि कोई भी लेटर कभी भी अनडिलीवर्ड नहीं होना चाहिए। किसी को इतनी छोटी सी चीज बहुत बड़ी खुशियां दे सकती है। और सारा काम खत्म करने के बाद वो खुद का लेटर पढ़ती है, और लेटर होता है एरिका और एरिस की तरफ से, और लिखते हैं हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी वॉयलेट, तुम ठीक तो हो ना? वॉयलेट धीरे धीरे समय के साथ मूव ऑन करती है और इन सभी चीजों को एक्सेप्ट करती है। और एक दिन हॉजिंस के पास जाती है, पूछती है कि क्या मैं जिंदा रहने लायक हूँ? और ये सुन के वो रोने लगता है और कहता है तुमने हम लोगों के लिए, मेजर गिलबर्ट के लिए जो भी कुछ पास्ट में किया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो हाँ, थैंक यू वॉयलेट एवरगार्डन। और अब वॉयलेट एवरगार्डन एक कम्प्लीटली नई लेडी बन चुकी है और वो एक परिवार में लेटर लिखने के लिए जाती है, जहाँ एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम एन है, और एन की माँ बीमार पड़ी है। और वो छोटी बच्ची वॉयलेट को एक असली डॉल समझने लगती है। और वॉयलेट जब एन की माँ से मिलती है तो वो उन्हें लेटर लिखने के लिए कहती है, लेकिन वो चाहती है कि वो लेटर्स किसी और कमरे में लिखें जहाँ एन उन्हें ना देखे। और वो किसी अलग कमरे में चले जाते हैं और एन से कहते हैं कि वो वहाँ ना आए, लेकिन एन फिर भी उन्हें बाहर से देखती रहती है। लेकिन बीमार से परेशान एन की माँ जमीन पर गिर जाती हैं और उन्हें आराम करने के लिए सोने भेज दिया जाता है। और उसकी माँ कहती है एन बेटा, वॉयलेट दीदी के साथ टाइम स्पेंड करो। लेकिन जब तक उसकी माँ सो नहीं जाती तब तक वो उन्हीं के साथ बैठी रहती है और आखिरी में अपनी माँ की बात सुनती है और वॉयलेट के पास चली जाती है। और फिर एन वॉयलेट से कहती है कि मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तुम गेस्ट नहीं हो, क्योंकि गेस्ट जब भी आते हैं वो मुझे मेरी माँ से दूर कर देते हैं। और वॉयलेट उसे बताती है कि वो यहाँ सिर्फ 7 दिनों के लिए आई है। और एन की माँ वॉयलेट से लगातार लेटर्स लिखवाती है और इन 7 दिनों में वॉयलेट और एन की दोस्ती काफी गहरी हो गई। और आखिरी दिन वो छोटी बच्ची वॉयलेट से कहती है वॉयलेट दीदी, ये जो भी चीजें मैं आपके साथ कर रही हूँ असल में ये सब मुझे अपनी माँ के साथ भी करना था, लेकिन क्योंकि वो बीमार है इसीलिए मैं आपके साथ ये सब चीजें कर रही हूँ। और आखिरी दिन में एन की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। एन अंदर से भाग के आती है और कहती है मॉम, तुम ये लेटर किसे लिख रही हो और क्यों लिख रही हो? क्या तुम ये लेटर्स पापा को लिख रही हो? पापा अब जिंदा नहीं हैं और आप ठीक क्यों नहीं हो रही हैं? मुझे मालूम है आपकी बीमारी के बारे में, आपके पास जितना भी टाइम है वो मेरे साथ गुजारिए, मुझे पता है मैं उसके बाद अकेली हो जाऊंगी, तो फिर क्यों? क्या लेटर्स मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं? और उसकी माँ रोती है और कहती है एन, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है मेरे लिए। और ये देख के एन रोते रोते बाहर चली जाती है और वॉयलेट उसे संभालती है। लेकिन अब वॉयलेट का जाने का समय आ गया था और एन उसे किस करती है और कहती है क्या तुम असली डॉल नहीं हो? और जिसे वो एक डॉल समझ रही थी अब उसे समझ में आ जाता है कि ये भी एक इंसान ही है। और जब वॉयलेट चली जाती है तो फिर एन को उसकी याद आने लगती है और जब वॉयलेट चली जाती है तो एन उसे याद करती है और उसकी तारीफ करती है। और मन ही मन ख्याल भी आता है कि मॉम ने इतने सारे लेटर्स किसके लिए लिखे होंगे, और ये सारे लेटर्स एन की माँ ने एन के लिए लिखे होते हैं। और एन की माँ के पास जितना भी टाइम बचा होता है वो सब वो एन के साथ बिताती हैं और उसे ये लेटर्स उसके हर एक बर्थडे पर डिलीवर होते हैं। और हर बर्थडे पे उसकी माँ उससे बात करती है लेटर के जरिए। और वॉयलेट ने पूरे 50 लेटर्स लिखे होते हैं, यानी अगले 50 सालों तक उसकी माँ उसे हर बार बर्थडे विश करेगी और उससे बातें किया करेगी। और इस पॉइंट तक वॉयलेट अपने इमोशंस को दबा के रखती है। और फिर जब वो वापस से कंपनी ज्वाइन करती है, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताती है,
तब वो जोर जोर से रोने लगती है और कहती है जो हमसे प्यार करते हैं वो हमेशा हमें देख रहे होते हैं। और अगले दिन कैटलिया और हॉजिंस एक रिक्वेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि सिविल वॉर साइट से आई होती है। लेकिन हॉजिंस कहता है कि मैं किसी भी डॉल को वहां नहीं भेजने वाला। लेकिन ये सब कुछ वॉयलेट बाहर से सुन रही होती है। लेकिन अगले दिन जब हॉजिंस इस रिक्वेस्ट को वापस से चेक करता है तो वो देखता है कि वो रिक्वेस्ट वहां से गायब हो चुकी है और वो समझ जाता है कि वॉयलेट इस रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए जा चुकी है। और वॉयलेट उस जगह के नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाती है और वहां जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। लेकिन वो लोग उसे मना कर देते हैं और वॉयलेट उन्हें दावा करती है कि हम वहां जा सकते हैं, हमें सिर्फ एक स्किल्ड पायलट और प्लेन की जरूरत पड़ेगी। सिविल वॉर से जिनकी रिक्वेस्ट आई है उनका नाम एडन होता है और हम देखते हैं कि एडन लोगों पे अचानक हमला हो जाता है और सभी लोग मारे जाते हैं। बचते हैं तो सिर्फ 2 लोग, एडन और येल। लेकिन तभी येल को कहीं से गोली पड़ती है। एडन उसका सहारा बनके उसे वहां से छुपाकर बचाकर ले जाता है। लेकिन फिर येल को एक और गोली पड़ती है और वो मर जाता है और एडन वहां से भागने लगता है। लेकिन फिर वो एडन को भी गोली मार देते हैं और उसके पास आकर उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है वॉयलेट की और वॉयलेट अपनी गजब की फुर्ती से 3 सेकंड के अंदर ही सभी को घुटनों में ले आती है। और इनकी टीम का जो लीडर है वो वॉयलेट को पहचान लेता है। तुम तो वही हो जिसे लाइडन के लोगों ने वॉर में यूज किया था। और उनका लीडर अपने सोल्जर से कहता है हम इस लड़की का मुकाबला नहीं कर सकते और फॉल बैक करने के लिए बोलता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। वॉयलेट एडन को लेके एक हाइडिंग प्लेस पे चली जाती है। रात हो जाती है और वो एडन का ख्याल रखती है। लेकिन एडन उससे कहता है कि मैं वैसे भी मरने वाला हूँ और क्या तुम मेरा ख्याल रखने की जगह मेरे लिए एक लेटर लिख सकती हो। और वो इसके लिए मान जाती है और वो अपने माँ बाप के लिए लेटर लिखता है। लेकिन वॉयलेट के पास यहाँ टाइपराइटर नहीं है। लेकिन वो उसके कहे हुए वर्ड्स को उंगलियों की मदद से याद करती है। और अब एडन की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। उसके मुंह से खून आने लगता है, उसकी जेब से रुमाल और उसके लवर की फोटो निकलती है जिसका नाम मरिया है। और वो वॉयलेट से कहता है क्या तुम मरिया के लिए भी एक लेटर लिख सकती हो। और वो मरिया को लिखता है, मरिया हम दोनों ही बचपन से दोस्त थे। जब तुमने मुझे आई लव यू बोला मैं बहुत खुश था। और कहता है मिशन में आने से पहले मैं तुमसे अच्छे से बात भी नहीं कर पाया और ना ही तुम्हें किस कर पाया। मैं मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। और ये कहते कहते एडन मर जाता है। और वॉयलेट ये लेटर लिख के उसके माँ बाप और मरिया सभी को भेज देती है। और मरिया एक खेत में काम कर रही होती है और लोग उसे बोलते हैं कि एडन के नाम का लेटर आया तुम्हारे लिए। और वो खुशी से झूमने लगती है। लेकिन जब वो लेटर खोलती है, पढ़ती है, उसके आंसू रुकते ही नहीं। और उस लेटर के अंदर एक रुमाल भी होता है जो कि उसके और एडन के बीच प्यार की निशानी होती है। और वॉयलेट जब यहाँ से जा रही होती है तो सभी लोग उसका धन्यवाद करते हैं। लेकिन वो सभी से माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मैं उन्हें बचा नहीं पाई। और वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ रीजन में और साउथ रीजन में, दोनों रीजन में शांति बनाए रखने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था जिसमें दोनों साइड्स के एम्बेसडर आएंगे और उनके कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के लिए एक डॉल आएगी। और कैटलिया को इसके लिए चुना जाता है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि कहीं गर्दारी के लोग वॉर न छेड़ दें। और इस जंग को छिड़ने से रोकने के लिए मेजर गिलबर्ट के भाई से सपोर्ट लिया जाता है। और फैसला होता है कि डिस्ट्री नाम की जगह पे जाके ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और वहां जाने के लिए ट्रेन का सफर तय करना पड़ेगा। लेकिन गर्दारी के कुछ लोग जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वो लोग ट्रेन में घुसपैठ कर देते हैं। और इधर जब वॉयलेट प्लेन से आ रही होती है तो वो देखती है कि आधे रास्ते में एक्सप्लोजन्स हुए हैं। और वो जल्दी से इसकी रिपोर्ट गिलबर्ट के बड़े भाई को देती है। बोलती है आगे एक्सप्लोजन्स हुए हैं तो खतरा भी हो सकता है, हमें चौकन्ना रहना होगा। और सभी लोग ट्रेन में बैठ के डिस्ट्री जाने लगते हैं। गर्दारी के लोग अपने ब्रिगेडियर को इन्फॉर्म कर देते हैं और कहते हैं कि हम लोग ट्रेन में घुस चुके हैं, तुम लोग भी अटैक की तैयारी शुरू कर दो। और ये लोग रात के समय हमला कर देते हैं। और एक बार फिर इन सब से लड़ने के लिए वॉयलेट अकेले ट्रेन की छत के ऊपर आ जाती है। और वो गर्दारी के ब्रिगेडियर से कहती है कि वॉर तो खत्म हो चुकी थी ना, फिर क्यों तुम फिर से वॉर करना चाहते हो। और कहता है वॉर कभी खत्म नहीं होती। और अपने सोल्जर से कहता है मार दो इस लड़की को। वो भले ही उनसे लड़ती है लेकिन वो चाहती है वो किसी को भी जान से ना मारे। लेकिन फिर एक आदमी अपनी तलवार से उसके गले की मणि को काट देता है और वो मणि उसके दिल के इतने करीब होती है कि वो अपना होश खो बैठती है और पकड़ी जाती है। और ब्रिगेडियर वॉयलेट का गला काटने ही वाला होता है तभी वहाँ मेजर गिलबर्ट का बड़ा भाई आ जाता है और वो वॉयलेट को बचा लेता है। लेकिन वो वॉयलेट पर गुस्सा होता है और बोलता है तुम खुद को डिफेंड क्यों नहीं कर रही थी, क्या इसीलिए मेरा भाई मरा तुम्हें बचाने के लिए, और तुम मेरे भाई को बचा तक नहीं पाई। और सच कहूं तो तुम्हें मर जाना चाहिए।
वो कहती है कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए बोला, किसी को मारने के लिए नहीं। और अब भी प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिगेडियर बचा हुआ था और वो अपने प्लान बी को एग्जीक्यूट करने वाला है, जो कि है ब्रिज पे बॉम्ब एक्टिवेट करना। जैसे ही ट्रेन ब्रिज के ऊपर से गुजरेगी वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और ये लोग ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक लगाते तो हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी और वॉयलेट ये डिसाइड करती है कि वो खुद से जाके बॉम्ब को हटा के आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिज पर 2 बॉम्ब लगे थे, तो एक जगह वो बेन को भेजती है और दूसरी जगह खुद जाती है और बेन लात मार के बॉम्ब को पानी में गिरा देता है। लेकिन वॉयलेट का हाथ मैकेनिकल होने की वजह से वो उसको अच्छे से खींच भी नहीं पा रही थी और वो अपनी पूरी जान लगा देती है और खूब मेहनत करने के बाद बॉम्ब झड़ने के साथ साथ उसका मैकेनिकल हाथ भी झड़ जाता है और फाइनली सभी लोग बच जाते हैं। और आखिरी में दोनों रीजन के बीच शांति से कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और पीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद सभी लोग लाइडन वापस आ जाते हैं। पीस कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की खुशी में वहाँ एक इवेंट किया जाता है जिसका नाम एयर शो है और एयर शो इवेंट में प्लेन पूरे देश में आसमान से लेटर बरसाता है। वॉयलेट के ऑफिस में सभी लोग लेटर्स लिख रहे होते हैं सबमिट करने के लिए। कैटलिया वॉयलेट से कहती है कि तुम भी अपने मेजर गिलबर्ट के लिए लेटर्स लिखो, लेकिन वॉयलेट कहती है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं मेजर गिलबर्ट को क्या लिखूं। और अब गिलबर्ट का बड़ा भाई वॉयलेट को इनवाइट करता है कि वो उसकी और मेजर गिलबर्ट की माँ से मिले और गिलबर्ट की माँ वॉयलेट से कहती है कि मैं तुम्हें उसकी मौत के लिए दोषी नहीं मानती और वो कहती है गिलबर्ट आज भी तुम्हारे दिल में जिंदा है, चाहे उसकी यादें कितनी भी दर्द भरी हों। और अब वॉयलेट वापस जा रही होती है। गिलबर्ट का बड़ा भाई उससे कहता है कि वॉयलेट तुम अब इंडिपेंडेंट हो गई हो और ये सब गिलबर्ट की टीचिंग से हुआ है, उसी ने तुम्हें सब कुछ सिखाया। और ये सब सुन के वॉयलेट को इंस्पिरेशन मिलती है और फाइनली वो मेजर गिलबर्ट को लेटर लिखती है और लिखती है, मैंने डॉल बन के बहुत कुछ सीखा, लोगों के इमोशंस को जाना और मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही जीती रहूंगी इस उम्मीद में कि शायद कभी वो फिर से मेजर गिलबर्ट से मिल पाए। और एंड में लिखती है कि अब वो आपके कहे गए आई लव यू का मतलब थोड़ा अच्छे से समझने लगी है। मेजर गिलबर्ट, मैं हमेशा आपका इंतजार करूंगी। और अगले दिन उसे घोस्ट राइटिंग की रिक्वेस्ट आती है और ऐसे ही वो अपने काम में लग जाती है।